हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग अभी जो सैम्पल टेस्ट के अंदर और एक सम करने वाले हैं, इसके पहले हम लोग ने इंडिपेंडेंट सैंपल की ओर, मतलब स्मॉल से सैंपल टेस्ट के अंदर इंडिपेंडेंट सैंपल के सम हम लोग ने इसके पहले किए हुए हैं। लेकिन अभी जो करने वाले हैं तो वो सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट। टाइटल देखो क्या लिखा है मैंने, सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट। अभी सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट ये बेसिकली समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। सपोज एक पीक का बैच है, मतलब पीक प्रोडक्शन है, या तो आप चिकन प्रोडक्शन ले लो। चिकन प्रोडक्शन है, वो पोएट्री फॉर्म में चिकन प्रोडक्शन का एक बैच है। उसको दो फूड दिए हुए हैं, फूड ए दिया हुआ है और फूड बी दिया हुआ है। तो वो केस हो गया आपका इंडिपेंडेंट सैंपल वाला। ओके, उसके मतलब फूड ए देने के बाद क्या रिजल्ट आता है, फूड बी देने के बाद क्या रिजल्ट आता है। लेकिन अगर नॉट इंडिपेंडेंट वाला सम आता है, उसके अंदर फूड के बारे में चेंज कैसा बैच नहीं रहेंगे, मतलब फूड का ए बैच और फूड का बी बैच नहीं रहेगा, फूड ही रहेगा। लेकिन फूड पहले एक महीना पहले दिया रहेगा और वही फूड का क्वांटिटी एक महीने के बाद थोड़ा एडिशनल किया रहेगा। ऐसा रहेगा तो वो हो जाएगा सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, तो सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट वाला सम हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम लोग सैंपल्स नॉट हेल्प डेस्क के अंदर सैंपल्स नॉट इंडिपेंडेंट के लिए हमें करना क्या है, जो फॉर्मूले लगने वाले हैं वो सब यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। ये अपना हेल्प डेस्क है और ये सम के ऊपर मैं आपको वो डिटेल में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो ये प्रॉब्लम क्या है। ये 10 स्टूडेंट्स है, एक कोचिंग के अंदर है। जैसे कि ऑब्वियसली स्कूल के अंदर स्कूल के बाद स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते हैं और कोचिंग से परफॉर्मेंस मांगते हैं, वैसे ही है। तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक का टेस्ट लिया, उनका फर्स्ट टेस्ट लिया तो उन लोग को कम मार्क्स आए। तो कोचिंग ने क्या किया, स्पेशल कोचिंग दे दिया उनको। कैसा कोचिंग दिया, स्पेशल कोचिंग। और सेकेंड टेस्ट ले लिया एक महीने के बाद। तो एक महीने के बाद सेकेंड टेस्ट लेने के बाद उनके जो मार्क्स आए हुए हैं वो अच्छे आए हैं या बुरे आए हैं, उससे मतलब स्पेशल कोचिंग देने के बाद उनको बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ है, इसका सैंपल टेस्टिंग हम लोग को करना है। मतलब हमें लिखना क्या है, देखो। हाँ, अपना जो स्टेप है ये फिल इन दी ब्लैंक्स वाला सम बोलता हूँ मैं हमेशा। क्यों बोलता हूँ कि इसके अंदर जो 5 स्टेप्स रहेंगे वो पहले से मैं नोट करके रखता हूँ। लास्ट सैंपल टेस्ट होने दो, स्मॉल सैंपल टेस्ट होने दो, हमें यही मोड से जाना है, वही ढांचा है हमारा। तो इससे ही हम लोग गुजरने वाले हैं। ओके, तो ये तो सेम रहेगा। नल हाइपोथेसिस यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो। म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है, स्टूडेंट्स आर नॉट बेनिफिट बाय कोचिंग। स्टूडेंट्स आर नॉट benefited from कोचिंग। कोचिंग से बेनिफिट नहीं मिला है। अभी यहां पे क्या आएगा, देखो। स्टूडेंट्स, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स आर बेनिफिटेड फ्रॉम कोचिंग। कोचिंग से भाई लोग को बेनिफिट हो गया है अपने। ओके, सिंपल है। डेफिनेटली पेरेंट्स तो परफॉर्मेंस मांगेंगे ही, तो कोचिंग का काम है। हम लोग ने उनसे बेहतर परफॉर्म करके लिया है करके, एक्स्ट्रा कोचिंग दिया है करके, ये तो चलेगा ही। लेकिन इसका एनालिसिस भी होना चाहिए। तो कौन सा टेस्ट करेगा एनालिसिस, लार्ज या स्मॉल? स्मॉल टेस्ट करेगा। क्यों करेगा स्मॉल टेस्ट, क्योंकि 10 ही स्टूडेंट के बारे में किया है। हम लोग लास्ट सैंपल टेस्ट की ओर कब भी बढ़ते हैं, जब भी 30 के ऊपर सैंपल्स रहते हैं तब। लेकिन यहां पे हमारे जो सैंपल्स है ये 10 हैं, तो ये 30 के नीचे है, तो ये स्मॉल सैंपल टेस्ट वाला केस हो गया। ओके, तो इससे पता चला कि स्मॉल सैंपल टेस्ट है। चलो, अभी ये इसके अंदर हमें
पहले सबसे पहले ये दोनों टेस्ट के बीच में डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मतलब ये बाद में लिया हुआ टेस्ट जो है उसमें से पहले लिए हुए टेस्ट के मार्क्स डिडक्ट करने पड़ेंगे तो डिफरेंस आएगा। तो यहां पे देखो ये 68 माइनस 70 करेंगे तो यहां पे -2 आएगा। ये टेबल बना के रखा हूं क्योंकि इसको टाइम जाएगा बनाते वक्त, इसके लिए ये खाली इसका ढांचा बना के रख दिया है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 70 माइनस 68 तो ये 2 हो गया। अभी यहाँ पे 54 माइनस क्या है 56 है तो -4 आएगा। ओके, यहाँ पे देखो 73 माइनस दिस है तो -2 आ जाएगा। ओके, इसके बाद 75 माइनस 8 है तो -5 आ जाएगा। अभी थोड़ा भी डाउट लगता है तो कैल्सी भाई का हेल्प लेना ही लेना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या लग रहा है 78 माइनस 90 तो ये हो गया आपका -12। इसके बाद ये हो गया आपका 680 माइनस 68 तो ये हो गया 12। इसके बाद 92 माइनस 75 तो ये हो गया आपका 17। 54 माइनस 56 -2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -3 होने वाला है। अभी ये जो है वो डिफरेंस मैंने यहाँ पे निकाल के करना क्या है, ये तो डिफरेंस हो गया, इससे मतलब टेस्ट में से डिफरेंस आ गया। ये डिफरेंस को हमें क्या निकालना है, DI निकालना है। तो DI कैसे निकालेंगे, मतलब इससे हमें x बार मिलने वाला है। तो x बार कैसे निकालें, इसके लिए एज्यूमिंग मेथड करने वाले हैं। इसमें से जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मैं यहाँ पे सबट्रैक्ट करूँगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो कोई भी, आपको -2 अच्छे लिखते तो आप -2 सबट्रैक्ट कर दो, आपको 17 अच्छे लगते हैं तो -17 सबसे। तो इसमें क्या थोड़ा लॉजिक यूज करने का, छोटा टर्म लेने का, तो सब्ट्रैक्शन का ये थोड़ा कम लगता है टेंशन। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं 2 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो 2 प्लस वाला 2 ले लूँगा तो यहाँ पे -2 है और ये माइनस हो जाए तो ये -4 हो गया। लेकिन 2 - 2 क्या हो गया, 0 हो गया बंदा। अभी यहाँ पे देखो -4 है और -2 है तो -6 हो जाएगा। यहाँ पे भी -4, यहाँ पे -7, यहाँ पे -14, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे -4 हो जाएगा, यहाँ पे -5 होने वाला है। ओके, करना है देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखो DI का स्क्वायर करो। DI का स्क्वायर करो मतलब ये हो गया 16, ये हो गया 0, ये 36, ये हो गया वापस से 16, ये 49। अभी जिसका जिसका फटाफट आता है उसका लिख सकते हैं, लेकिन 14 का नहीं आता है भाई, या गलत होने का चांस है। तो कैल्सी भाई का हेल्प लेने का कभी भी, तो कैल्सी भाई गलत चीज़ नहीं बताता है हमें। ओके, तो ये हो गया 100, ये हो गया 225 आता है, लेकिन चांस नहीं लेने का बिल्कुल, वो कैल्सी भाई का हेल्प लेने का। 225, ये हो गया 16, ये हो गया 25। ओके, अभी हमें करना क्या है, देखो अभी हमें करना है कि इसका सम निकालना है। तो समेशन क्या आने वाला है, देखो समेशन, जिसको मैं बोलता हूँ समेशन ऑफ DI का वैल्यू क्या आएगा, उसके साइन के साथ उठा के समेशन निकालना है। -4 -6 -4 -7 -14 +10 +15 -4 -5। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू मिल चुकी है वो है -19। ओके, ये -19 वैल्यू मिलने के बाद देखो यहाँ पे करना क्या है, ये हो गया 16 + 36 + 16 वापस से +49 + 196 +100 +225 +16 +25, तो ये हो गया 6। ये DI स्क्वायर लिखता हूँ, DI का स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी
679। ओके, तो ये मिलने के बाद हमें निकालना है एक्स बार। एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस समेशन ऑफ डी आई अपॉन एन। अभी डी आई ए क्या है? ए मतलब ए ऐसा वैल्यू है कि जो वैल्यू हम लोग ने एज्यूम किया था। ए मतलब एज्यूम, एज्यूम किसको किया था? 2 को किया था, तो 2 एज्यूम वैल्यू प्लस डी आई क्या आ गया है? -19, उसको साइन के साथ ही उठाना है। उसके बाद n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू टोटल कितने हैं स्टूडेंट्स है? 10, तो उसको भी 10 लिखना है। इसके बाद करना क्या है? देखो 19 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गए 1.9 और ये 2 माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये वैल्यू मिला 0.1। ओके, 0.1 मिला है। ओके, तो यहां पे देखो ये हमें एक्स बार मिल चुका है। एक्स बार 0.1। अभी ये होने के बाद हमें निकालना क्या है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एस की ओर बढ़ना है, एस निकालना है। एस निकालते वक्त हमें x माइनस एक्स बार समेशन ऑफ, इसका फॉर्मूला आता है समेशन ऑफ डी आई स्क्वेयर माइनस समेशन ऑफ डी आई द होल स्क्वेयर, ब्रैकेट का स्क्वेयर। अभी इसका मतलब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डी आई स्क्वेयर मतलब ये बंदा हो जाता है, ये वाला बंदा नीचे सबसे लास्ट वाला लाइन, उसका वैल्यू क्या है? देखो 679 माइनस अभी डी आई स्क्वेयर मतलब ब्रैकेट का पूरा स्क्वेयर मतलब -19 का स्क्वेयर अपॉन 10 हो जाएगा। ओके, और इसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो यहां पे देखो हम लोग करेंगे क्या? 19 का स्क्वेयर करेंगे डिवाइडेड बाय 10 कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू मिली है वो 679 माइनस आंसर कर लेंगे, तो हमें ये वैल्यू मिल चुकी है 642.9। ओके, अभी ये तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार हो गया है। हमें एस स्क्वेयर निकालना है। एस स्क्वेयर निकालते वक्त अभी ये फॉर्म जो है इसका वैल्यू क्या है 642.7 डिवाइडेड बाय n वापस से करना है, तो 10 आ जाएगा। तो ये डेसिमल इधर खिसकेगा, तो ये हो गया 64.27। वैल्यू क्या आया है? एस स्क्वेयर का वैल्यू, एस स्क्वेयर इज इक्वल टू 64.27। ओके, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए थोड़ा जगह कम लगेगा, तो ये थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। एक फॉर्मूला, मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे t इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन s है स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 1। ओके, तो यहां पे x बार क्या होने वाला है? देखो x बार हम लोग ने यहां पे निकाला हुआ है, उसका वैल्यू है 0.1। तो यहां पे मैं x बार लिखा, म्यू का वैल्यू हमें 0 लिखा है। म्यू स्टार्टिंग में नल हाइपोथेसिस म्यू इज इक्वल टू 0। s है, ये s स्क्वायर है, या तो इधर ही ए स्क्वायर अंडर रूट स्क्वायर रूट में डाल के वैल्यू निकालो, या तो यहां पे स्क्वायर रूट लेके 64.27 लिखो, क्योंकि ये गलती होने का चांसेस रहता है, वो रॉन्ग हो सकता है उसके वजह से। ओके, अभी n-1 मतलब 10-1 हो जाएगा। ओके, तो यहां पे हमें कैल्सी भाई का हेल्प लेना है, और कैल्सी भाई के हेल्प से हम लोग ये सम सॉल्व करेंगे आगे। तो यहाँ पे देखो कैलकुलेशन करते वक्त सिंपल है, हमें करना क्या है? कैलकुलेशन करते वक्त हमेशा पहले 0.1 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट प्लेस करो, उसके बाद स्क्वायर रूट 64.27, वापस से डिवाइड का साइन, स्क्वायर रूट 10-9 का वैल्यू 9 आता है, 10-1 का वैल्यू 9 आता है, वो लिखो और ये ब्रैकेट क्लोज कर लो।
ये क्लोज करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिली है, 0.037। तो 0.037 मतलब t जो है वो 0.037 मिल चुका है। ये कैलकुलेटेड t है, मतलब कैलकुलेशन से हमें ये पता चला है। अभी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOS बोलते हैं जिसको, इसके लिए अल्फा का वैल्यू 5% ले लेता हूं। इसका मीनिंग होता है अल्फा का वैल्यू हम लोग लेंगे 0.05। ओके, अभी 0.05 मैंने ले लिया। क्यों लिया, यहां पे दिया है क्या, इसके पहले भी इसका स्टोरी मैंने बता दिया है। अगर सम के अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है तो वो लेना है, अगर नहीं दिया है तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, तो क्रिटिकल वैल्यू हमें लिखना है। तो क्रिटिकल वैल्यू निकालते वक्त हमें सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना पड़ेगा। म्यू इज इक्व टू n-1, तो 10-1 इज इक्व टू 9। तो ये हो गया अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम 9। अभी हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल रहेगा। ये टी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टेबल है उसके अंदर आपको 9 देखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 9 है, और 9 के बाद आपको 0.05 के कॉलम में ये वैल्यू सर्च करनी है। तो आपको वो वैल्यू मिल रही है 2.262। तो ये जो वैल्यू मुझे मिल चुकी है ये 2.262। तो क्रिटिकल वैल्यू जिसको टी अल्फा करके बोलेंगे हम लोग 2.262 मिल चुकी है। क्या मिली है, 2.262। ओके, अभी यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टी अल्फा और ये कैलकुलेटेड वैल्यू। इन दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू हो गई 0.037 और ये हो गई 2.262, बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है, ये छोटी है। तो हम लोग लिखेंगे द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन क्रिटिकल वैल्यू और टेबल वैल्यू बोल सकते हैं उसको। तो ऐसी केस कभी भी होती है, लार्ज सैंपल टेस्ट में होती है या स्मॉल सैंपल टेस्ट में होती है, जिसके अंदर क्रिटिकल वैल्यू मतलब जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से कम मापी जाती है, कम आती है। वो केस में हमें क्या करना है, नल हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। और रिजेक्ट किसको करना है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। ओके, तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किया, तो नल हाइपोथेसिस के सामने क्या लिखा है देखो, स्टूडेंट्स आर नॉट बेनिफिटेड फॉर कोचिंग। तो स्टूडेंट्स आर नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम कोचिंग से कोई उनको मतलब जो बेनिफिट हुआ रीटेस्ट लेके भी कोई मतलब नहीं हुआ है, स्टूडेंट वैसे ही है। ओके, तो ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के अंदर मैं बता देता हूं, अगर इंडिपेंडेंट सैंपल का कोई भी सम आता है और उसके अंदर ऐसे टेबल दिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले उसका टेस्ट केसेस लिखने के बाद आपको सबसे पहले डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस के बाद आप एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे तो काफी बेहतर रहेगा, वो काफी इजी होता है, उससे आपको DI² का भी वैल्यू आसानी से मिलता है। उसके बाद टी का जो फॉर्मूला है हेल्प डेस्क के अंदर वो यूज करना है। उसके पहले एस का वैल्यू निकालना है, एस का वैल्यू स्क्वायर में आएगा, उसको स्क्वायर रूट में लिखना ना भूलना है, क्योंकि टी के फॉर्मूले के अंदर ये एस है,
या तो आप स्क्वायर रूट में लिखो तो भी चलेगा, इस तरह से करना है और वो वैल्यू आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कंपेयर करना है और आपने जो हाइपोथेसिस लिखा है उसके तरफ से देखना है। अगर बड़ा है क्रिटिकल वैल्यू मतलब टेबल वैल्यू बड़ा है तो आप नल हाइपोथेसिस के साथ जाएंगे, और अगर टेबल वैल्यू छोटा आता है और कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ा आता है तो हम लोग किसके साथ जाएंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जाएंगे। ओके, अगर इसी टाइप के सम के अंदर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।